नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डीएपी खाद को लेकर मची मारामारी, किसानों ने दुकानदारों पर लगाया कालाबाजारी करने का आरोप। जीपीएफएमएसआई की ऋण राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश, राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने बीमा अधिकारियों को भेजा ज्ञापन। रिहायशी कॉलोनी में बिना स्वीकृति मोबाइल टावर लगाने का विरोध, वार्ड वासियों ने टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपकर की कार्य रुकवाने की मांग। जिले में रविवार से होगा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना का शुभारंभ, शिविरों में की जाएगी बच्चों के स्वास्थ्य की प्री स्क्रीनिंग। और अब समाचार विस्तार से। डीएपी खाद को लेकर प्रदेश के अन्य शहरों की तरह हनुमानगढ़ में भी मारामारी के हालात बने हुए हैं। डीएपी को लेकर रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। किसानों के अनुसार डीएपी खाद के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। डीएपी लेके जाएंगे, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हनुमानगढ़ में भी डीएपी खाद के लिए मारामारी के हालात पैदा हो गए हैं। रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। जिला कलेक्टर के अनियमित तय पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने संबंधी आदेशों के बाद भी दुकानदारों में खाद की कालाबाजारी करने के लिए डर नजर नहीं आ रहा। डीएपी खाद के लिए किसानों की अल सुबह से ही दुकानों के बाहर लाइनें लग रही हैं। पूरा दिन लाइन में लगने के बावजूद भी कुछ किसान डीएपी से वंचित तो खाली हाथ घरों को लौटने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा टाउन एवं जंक्शन दोनों जगह पर किसानों के साथ हो रहा है। डीएपी के बगैर खेतों में गेहूं सहित रबी सीजन की अन्य फसलों की बिजाई के कार्य में देरी हो रही है। इसी समस्या को लेकर शुक्रवार को डीएपी खाद न मिलने पर जिला मुख्यालय पर दो जगह हंगामा हो गया। जंक्शन धान मंडी में खाद लेने आए लाइन में लगे किसानों ने व्यापारियों पर पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को डीएपी वितरण करने का आरोप लगाया। इस मौके पर विरोध जता रहे किसानों का कहना था कि किसान अल सुबह से डीएपी खाद खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि कुछ जमींदार भी डीएपी खाद का स्टॉक कर रहे हैं। डीएपी न मिलने से किसान परेशान है, वे गेहूं की बिजाई नहीं कर पा रहे। डीएपी से भरे ट्रक से मनमर्जी से अपने चहेतों को बिना पर्ची डीएपी खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। डीएपी के करीब 90 थैले उपलब्ध करवाई जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि डीएपी के वितरण में जमकर घपलेबाजी की जा रही है। किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि जिम्मेदार अधिकारी की ओर से किसानों की सुनवाई नहीं की जा रही। किसानों के अनुसार दुकानदारों की ओर से मनमर्जी से अपने चहेतों को डीएपी खाद वितरित की जा रही है और अन्य किसान इससे वंचित हो रहे हैं। गांव जंडावाली के किसान का कहना था कि खेतों में गेहूं की बिजाई के लिए कृषि भूमि को समतल आदि करने का कार्य संपन्न हो चुका है, लेकिन डीएपी नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लगने की मजबूरी है। आज डीएपी लेने आए तो दुकान के पीछे आए ट्रक से करीब 400 थैले उतार लिए गए। यहाँ पहुँचे तो कहा गया कि दुकान पर डीएपी मिलेगी, लेकिन दुकान पर गए तो डीएपी नहीं मिली। दूसरी तरफ कुछ किसान प्रतिनिधियों ने श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास डीएपी खाद के थैलों से भरा एक ट्रक पकड़ा। किसान प्रतिनिधियों ने ट्रक में भरे 800 थैलों में से 300 थैले रास्ते में अन्यत्र जगह उतारने का आरोप लगाते हुए मौके पर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों का आरोप था कि जिला प्रशासन में कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है। जरूरतमंद किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। दुकानदार धड़ल्ले से डीएपी की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। गुरुवार को आए रैक में हनुमानगढ़ के लिए डीएपी के करीब 7000 थैले आए थे। इसके बाद एक ही दुकान पर करीब 400 थैले वितरित किए गए। शेष 6500 थैले खुर्द-बुर्द कर दिए गए। जब उन्होंने इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की तो उल्टा उनका कहना था कि वे उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। ट्रक में 500 थैले डीएपी के भरे हुए थे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर उक्त ट्रक में भरे डीएपी खाद के कट्टों का वितरण धान मंडी की एक दुकान पर ले जाकर करवाया गया। उनका कहना था कि अगर डीएपी को लेकर यही स्थिति बनी रही तो किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। कि होर भी किसान आए हैं, इन्होंने डीएपी नहीं मिली ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਸਟਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭੁੱਖੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇ 200-300 ਗੱਟਾ ਚਗਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਗੱਟਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਿਕਅਪ ਭਰ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ 80-90 ਗੱਟੇ ਉਹ 'ਚ ਗਏ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਫਲੇਬਾਜੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ नहीं जी किसान दी किथे। 2 दिन से परेशान है। कल सारा दिन टोन लाइन लगा रखी थी। उन्होंने जब हमारा नंबर आया उन्होंने काट दिया कि नहीं खत्म हो गई। आज आगे तो नंबर लगा रखा है, लाइन लगा रखी है और पीछे से उतार रहे हैं गट्टे। किस दुकान के पास जाते हैं वो ताला लगाया हुआ, कहते हमारे पास तो आया ही नहीं। पीछे आए हैं तो गट्टे उतार रहे हैं बगैर प्रूफ से। इतना जानते हैं, हमें परेशानी मत करो। इसी से निकली सेठ कहते हैं भी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं आई, हमारे पास कोई डीएपी नहीं आई। वाले कोई मालिक बन नहीं रहा।
गाड़ी माल उतार रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जिम्मेदार किसी को दे रहे, किसी को नहीं दे रहे। दो गड्ढे नहीं मिलते मिले खुले वंडना माल मिलन को लग रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। और बाकी ये है कि 5 कट्ठा कोई 5 गो का, कोई 3 गो का किसान है जो बहुत ज्यादा दुखी है। इन हो तो सरकार ए दोनों है जो भागती है कि किसान और लेना में खड़ा रह गए, मेरा DAP लेके जान लग रहा, कोई मिलनी कौन लग रही है। कोई घंटे में एक ही नंबर आवा है, अंगूठो लगा लियो, अंगूठो ना लगा मेरे विदेश का थोड़ा ही। अरे कह के अंगूठा हमारा नाम है तो मैंने DAP को नहीं मिले। 2 घंटा हो गया भाई हमारा अंगूठा लगाने की आधार कार्ड लिया है, हमारा नंबर है अच्छी तरीके मेरे ब्लैक में नहीं बेचता मैंने। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ का जो जिले का प्रशासन है, जिले का जो कृषि अधिकारी है, वो खुद मिलकर इन दुकानदारों से खुर्द करवा रहा है खाद को। हमने कल पता किया, NMFL का कल रैंक लगा हुआ था, उस रैंक के अंदर कम से कम 7000 बैग हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी को मिले थे, बल्कि एक ही दुकान पे 400 गट्टे बटे। उसके बाद 6500-6600 गट्टा जो गायब हुआ है। कल शाम को 7 बजे बात हुई थी, वो कहते हैं कि हमारे को बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी गोली नहीं लगे हुए यहाँ पे। आज हम धान मंडी के अंदर आज सुबह 9:30 बजे से आए हुए थे और कम से कम 3 ट्रक यहाँ पे आए हैं, जिसमें 2 धान मंडी में उतर रहे हैं और 1 ट्रक हमने यहाँ गंगानगर फाटक के पास पकड़ा है। उस ट्रक के अंदर 800 बैग आए थे। 800 में से प्रशासन की मिली भगत से 300 गट्टा पीछे को POP की फैक्ट्री में वो उतार के आया है और उसके अंदर आज 500 गट्टे हमने यहाँ को जब्त किया है और प्रशासन को बुला के वो 500 गट्टे हमने मोहित पलाजिया की दुकान पे बंटवाने को शुरू करवा दिया है। जो ये ट्रक आया है, इसके अंदर आपको बता दूं 300 गट्टे तो मिथलैंड कंपनी के टाउन के हैं और 500 गट्टे जो है ये मोहित इंटरप्राइजेज के हैं। और इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें शक हुआ तो उस दुकानदार को ये कह दिया कि जब तक ये गट्टे दुकान पे पूरे नहीं आएंगे तब तक हम नहीं बंटाएंगे, और उस पर वो सहमत हो गया। ठीक है जी, मैं अपनी जो गलती की है तो वहाँ आके गट्टे सारे बंटवा देता हूँ। और हमने भी काश्तकारों के हित के अंदर यही सोच रखा है कि कोई भी काश्तकार निराश न जाए, चाहे बेशक कम है तो कम खाद मिल जाए और तो खाद सभी को मिले। हमारा ये एक ही बदल रही है किसानों के हित के लिए। ऐसा है कि अपने गोदाम के मुताबिक कहीं तो कम जगह रहती है तो उतार लेते हैं, तो वो हमें थोड़ा पता है। हमने कहा नहीं, कहीं भी नहीं उतारेंगे, हम तो उतारेंगे तो दुकान पे उतारेंगे और वही बंटवाएंगे। और ये ताकि पारदर्शिता बनी रहे, पारदर्शिता तो सही तो हुए हमने एक ही जगह जहाँ उनका वो फर्म है, जहाँ उनका परिसर है, वही बंटाने की कोशिश की। ये गलती है या नहीं है इसके लिए तो नहीं, परंतु मैं इस चीज़ के लिए दावा करता हूँ एक गट्टा हम बंटवाएंगे। और मेरी खास करके बताता हूँ, मैं सहायक कृषि अधिकारी हूँ, हर दुकान पे जब खाद आती है पोस्ट मशीन का बैलेंस देखता हूँ और बंटने के बाद में पोस्ट मशीन का 0 देखता हूँ। ये मेरा ध्यान है, काश्तकार को एक गट्टा दिलाऊंगा। मैं ये बताऊँ, खाद की किल्लत इतनी नहीं है, परंतु थोड़ा अब काश्तकारों को ज्यादा हो गया कि भाई जी हम वंचित न रह जाए। और ऐसा कोई बात नहीं, खाद लगातार आ रही है, कल भी रह जाएगा, परसों भी आएगा। और मेरा तो यहाँ तक ये क्लियर है कि काश्तकार को मैं निराश नहीं होने दूंगा। और मेरे को आप लोगों ने और सारे किसान ये पूछ रहे, रात को 10 बजे तक मैं दुकानों पे रहता हूँ और सुबह अभी तक भी आज जो टाइम टेबल मैंने खाना नहीं खाया, अकेली चाय पी के और यहीं आया हूँ काश्तकारों हित के लिए। रिहायशी कॉलोनी में बिना स्वीकृति मोबाइल टावर लगाने का आरोप लगाते हुए मोहल्लावासियों ने शुक्रवार को टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपकर मोबाइल टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की है। नहीं लगने देंगे, टावर नहीं लगने देंगे, टावर नहीं लगने देंगे, टावर नहीं लगने देंगे, ऐसी एरिया में टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। रिहायशी कॉलोनी में बिना स्वीकृति मोबाइल टावर लगाने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले वासियों ने शुक्रवार को टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंप मोबाइल टावर लगाने के कार्य को रुकवाने की मांग। इस मौके पर टाउन के टीबी रोड स्थित सिंधी मोहल्ला वार्ड नंबर 25 निवासी पूर्व पार्षद विष्णु गोयल ने बताया कि उसके घर के नजदीक घरियावादी वाले क्षेत्र में मोहन शर्मा नामक व्यक्ति की ओर से बिना NOC जारी करवाए गैर कानूनी तरीके से मोबाइल कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। रिहायशी कॉलोनी में टावर लगाने से लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में करवाए जा रहे मोबाइल कंपनी के टावर लगाने के कार्य को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी कि अगर काम नहीं रुका तो वार्डवासी आंदोलन करेंगे। मोहनलाल शर्मा जो नगराना का रहने वाला है, जो हमारे पास जो मकान है जो किराए पे दे रखा है और इसमें
किराए के पर्पज से किसी कंपनी जो कि टावर कंपनी है, जो ये टेलीफोन का, हमें इस बात का मालूम नहीं है कि वे कौन सी कंपनी है, इस आदमी ने ऊपर टावर लगाया है, बिना परमिशन के लगाया है। जब हमने इससे पूछा कि हमारे पास पावर है, कि हमारे पास है, वो क्या बोलते हैं, परमिशन है, जबकि ये जो भूमि है इस एनओसी हमने मांगी तो इसने नहीं दिखलाई, तो हमने इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद उसने टावर के डंडे खड़े कर दिए हैं। हम सब मिलकर मोहल्लेवासी जो हैं, अब हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर इस रिहायशी इलाके में टावर नहीं लगने देंगे। और जो इसके जो नुकसान है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा विरोध यही है कि ये टावर जो है यहाँ नहीं लगना चाहिए। हमें चाहे कानून का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें पुलिस का सहारा लेना पड़े, हम विधि सम्मत जो कार्य होगा वो हम सब मिलकर इस कार्य में इसके रोकने के लिए अपना प्रयास करेंगे। हाँ जी, हमारे एरिया में ना टावर लगाया जा रहा है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे हमारे बच्चों पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे इनकी माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये रेडिएशन बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये नहीं लगवाना चाहिए। ये हमारे पड़ोस में है, बाहर के यहाँ नहीं रह रहे, यहाँ नहीं रहते हैं, ये बाहर के हैं। बोला था पहले इन लोगों ने, पड़ोसी ने सब बोला था, लेकिन इन्होंने यहाँ डंडे खड़े करवा दिए, तभी हमें पता चला है। तो सब पड़ोसी इकट्ठे होकर इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कर रहे हैं ना। हमारी मांग ये कि ये हटाया जाए, ये लगाया नहीं जाए, नहीं तो हमारे बच्चों पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जीपीएमएसआई लोन की जमा राशि दिलवाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने बीमा विभाग के सहायक निदेशक को पत्र प्रेषित किया। जीपीएफएमएसआई ऋण की राशि नहीं मिलने पर कर्मचारी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने इस संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार के अनेक विभागों के कर्मचारियों के वेतन से कटी जीपीएफएमएसआई ऋण की राशि के भुगतान को राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग की ओर से अटका दिया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग परेशान हो रहा है। प्रदेश महामंत्री अशोक भोबिया ने कहा कि इस संदर्भ में सहायक निदेशक बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक को ज्ञापन भी भेजा गया है। ज्ञापन में कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह जीपीएफ तथा एसआई मदों से एक निर्धारित राशि सभी विभागों द्वारा काटी जाकर जीपीएफएमएसआई में जमा करवा दी जाती है। इस राशि में से कर्मचारी अपने सेवा काल में आवश्यकता अनुसार ऋण लेते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से जीपीएफएमएसआई विभाग ने ऑनलाइन सिस्टम परिवर्तन की आड़ में कर्मचारियों के ऋण भुगतान अटका रखे हैं। नतीजतन खुद की कटी हुई राशि भी खुद को नहीं मिल पा रही, जिससे जरूरतमंद कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि खुद की अलग बचत का पैसा ही यदि जरूरतमंद को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर उस बचत राशि का औचित्य ही क्या रह जाता है। बैठक में बाबू सिंह, दर्शन सिंह, जसवीर अक्कू, रमेश गलगट, राजेंद्र सिंह, तेजमल, रामचरण, कृष्ण भाटी, गुरतेज सिंह, दलीप कुमार, पालाराम, विजय पारिक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान वाटर कर्मचारी संघ की ओर से हमारे के कर्मचारियों के बच्चों की सभी रख रखी है। बीमा विभाग के अंदर लोन के लिए अप्लाई के 2 महीने हो गए, अभी तक लोन पास नहीं हो रहा और कर्मचारियों के पास पैसा और है नहीं। हमारे कर्मचारियों पैसा जमा कराते हैं और वो अभी तक हुआ नहीं। अभी तक सब विभाग के अंदर जाते हैं, बीमा विभाग के अंदर का भी ऑनलाइन होगा सिस्टम हुआ नहीं और कोशिश यही रहेगी हमारी भी जल्द से जल्द करवाएं। मांग पत्र वो जयपुर में भी शासन सहायक निदेशक को भी भेज दिया हमने, लेटर मांग पत्र में दिया है और कोशिश यही रहेगी, भगवान से दुआ करेंगे भाई जल्दी करवाने की कोशिश करें, कर्मचारी अपने बच्चों की शादी करा सके। पेट्रोल पंप संचालकों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास रेट घटाने संबंधी कोई आदेश अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पेट्रोल के दामों में राजस्थान में कमी होने की न्यूज को फेक न्यूज बताते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने इसे पूर्णतः निराधार बताया है। उल्लेखनीय है कि कल से व्हाट्सएप, फेसबुक सहित अन्य सोशल साइटों पर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी होने की खबरें चल रही हैं। इस संदर्भ में वाहन चालकों एवं पेट्रोल पंप संचालकों से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि पेट्रोल पर 6% तथा डीजल पर 8% वैट की दरें कम होने के समाचार पूर्णतः भ्रामक हैं। राज्य सरकार की ओर से उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया। दूसरी तरफ वाहन चालकों ने प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की दरों में वेट कम नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वाहन चालकों को प्रदेश सरकार कोई राहत नहीं दे रही, इससे वाहन चालकों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन चालकों ने दूसरे प्रदेशों की तरह राजस्थान में भी वेट की दरों में कमी लाकर आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। नहीं, कोई कम नहीं हुए, कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। जो महंगाई पहले से चल रही है वही अभी चल रही है। लोग भुगत रहे हैं, परेशान हैं इस महंगाई से, लोगों की रोटी रोटी को लाले पड़ रहे हैं। नहीं, सरकार को तो
कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। अब नहीं घटा रही है, तब इसका क्या इलाज है? सरकार को तो पब्लिक का कोई पता नहीं है, उनको तो अपनी हुकूमत चलानी है, अपने को चुनाव में जीतना है। पब्लिक इलेक्शन, ये पब्लिक धरती, पब्लिक का क्या है कि सही माना में आज के दौर में पब्लिक अपना स्वार्थ चाहती है, जिससे भी उसको स्वार्थ मिल जाए। ज़मीनी सतह पे जो काम होने चाहिए, ये ज़मीन पर दुनिया परेशान है, महंगाई मार पड़ी हर तरह से, काश्तकार है और मजदूर तबका है, लेबर तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। न उनके पास ढंग का मकान है, न खाने के लिए पैसा है, न अनाज है, कुछ भी नहीं है, और दवाई के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, बीमारियों से लोग परेशान हैं। अभी तक कोई इसका सुधार होने की संभावना नहीं है। हाँ बोला था 117 रुपये हो जाएगा सर, इसमें मैं क्या बोलूँ, सरकार जो बोलने से क्या हो जाएगा, सरकार का मन करेगा करेगी। कंट्रोल नहीं थी, लाइव देख लो वही रेट है, तो आप गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप वालों को क्या है, टैक्स तो उन्होंने लगा रखा है, नहीं कम हुआ है तो अच्छी बात है, इनको भी करना चाहिए। कल रात से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे एक वायरल न्यूज़ चल रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल पर 6% और डीजल पर 8% वैट की कटौती की गई है। परंतु इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है और न ही हमारी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा इस बारे में हमें सूचित किया गया है। जो रिटेल सेलिंग प्राइस कल के थे वही आज के लागू हुए हैं। तो ये जो न्यूज़ चल रही है ये फेक न्यूज़ है, इस पर कृपया ध्यान न दें। इस तरह का कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भाई सरकार यदि पेट्रोल पे 6% की वैट कटौती करती है तो आज जो 115 रुपये का भाव है वो लगभग 5-5 रुपये कम हो जाएंगे, और जो हनुमानगढ़ के अंदर आज भाव है 115 रुपये 54 पैसे के, वो लगभग 110 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। और यही अगर 8% की वैट कटौती अगर डीजल पे की जाती है तो उससे लगभग 6 से लेकर 6.5 रुपये तक का वैट कम होगा, जिससे जो कीमत आज 100 रुपये है लगभग 99 रुपये 80 पैसे है, वो 93 रुपये के आसपास आ जाएगी। सुबह से ही ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए, कम क्यों नहीं हुए। तो हम आपको बताएं कि हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं ये फुली ऑटोमेटेड हैं। सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक मशीनों के अंदर जो डेली के रेट होते हैं वो अपडेट अपने आप होते हैं सिस्टम के थ्रू। हेड ऑफिस जो सर्वर होते हैं कंपनियों के, वो सभी पेट्रोल पंप्स के जो रेट्स हैं वो सुबह 6 बजे से अपने आप लागू कर देती है। यदि इस तरीके की कोई कटौती होती है, रेट कम होते हैं, तो हमारी मशीनों में वो रेट अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। तो ये अपडेट आज नहीं हुए हैं रेट, वो पुराने रेट्स ही अपडेट हुए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
जिले में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना का शुभारंभ रविवार से किया जाएगा। इस दौरान लगने वाले शिविरों में बच्चों के स्वास्थ्य की प्री स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जिले में 14 नवंबर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग का सहयोग भी लिया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने सभी बीसीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 14 नवंबर तक किया जाएगा। मानव संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में सप्ताह में 2 या 3 कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर से आयोजित होने वाले शिविरों में सभी प्रकार की संचारी गैर संचारी रोगों सहित सभी बीमारियों की जांच और यथासंभव उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा आवश्यक हुई तो सुविधा अनुसार उसी दिन या अन्य दिवस को उच्चतर चिकित्सा संस्थान पर भिजवा कर रोगी की सर्जरी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और 3 कॉमन कैंसर की जाँच करवाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच करवाई जाएगी। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना से लाभान्वित करना एवं परिवार योजना के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जाएगा। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की पहचान कर पोषाहार की व्यवस्था करवाई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि कैंप में आने वाले लोगों की आंखों की जांच कर कमजोर नजर वाले और मोतियाबिंद की पहचान कर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन कैंपों का आयोजन किया जाएगा। टीबी के संभावित रोगियों के टेस्ट और उपचार की व्यवस्था करवाई जाएगी। शिविर में कुष्ठ रोगियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण भी किया जाएगा। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शिविर में स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। शिविर से पूर्व स्कूलों में स्टाफ द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की प्री स्क्रीनिंग की जाएगी। प्री स्क्रीनिंग में यदि किसी बच्चे की कोई बीमारी पाई जाती है तो उन्हें शिविरों में उपचार के लिए लिया जाएगा। शिविरों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपचार के लिए चिरंजीवी योजना से संबद्ध अस्पतालों में रेफर किया जाएगा, जहां उन बच्चों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। 14 नवंबर से विश्व मधुमेह दिवस की शुरुआत में 14 तारीख से लेकर हम 31 मार्च तक राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर पंचायत को कवर किया जाएगा। इस पंचायत में मुख्य उद्देश्य जो राज्य सरकार का है, उनकी मुख्य मंशा यही है कि सारी मशीनरी, अच्छी जो भी मशीनरी है वो हम पंचायत स्तर तक उपलब्ध करवाएं। इसमें सभी बीमारियां, संचारी और गैर संचारी रोगों का उपचार जहाँ तक संभव होगा स्पेशलिस्ट की मदद से वहाँ उपचार किया जाएगा। शल्य किसी को अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो उसी दिन, अगर अर्जेंसी में है तो उसी दिन रेफर भी किया जाएगा। गाड़ी की व्यवस्था भी रखी जाएगी। 30 वर्ष और उससे अधिक लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और जो 3 कॉमन कैंसर की जांच होती है वो की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए ANC सुविधा रहेगी। जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, शिशु सुरक्षा योजना, इसमें लाभान्वित किया जाएगा। परिवार कल्याण के साधनों के लिए वितरण किया जाएगा। कुपोषित बच्चों की पहचान करके उनको आवश्यक पोषाहार की व्यवस्था करवाई जाएगी। आंखों की जांच करके कमजोर नजर वाले और मोतियाबिंद की पहचान करके मेगा शिविर आयोजित किए जाएंगे हर 2 माह में एक ब्लॉक स्तर पे। तो उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। टीबी के संभावित मरीजों की स्पुटम जांच करवाई जाएगी। सिलिकोसिस बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आमजन को जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और कोविड-19 में जो प्रथम और द्वितीय टीके जिनके भी ड्यू हैं उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, वो नियमित टीकाकरण, वो टीकाकरण भी किया जाएगा। सभी कैंप्स में विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और दांतों के चिकित्सक और पीडियाट्रिशियन, शल्य चिकित्सक नहीं, इन चारों 5 विशेषज्ञ की सेवाएं हर कैंप में उपलब्ध रहेंगी। और ये संबंधित को चिन्हित करके मेगा शिविर में इनकी जो ऑपरेशन वाली एक्टिविटी करवाएंगे। ये हर पंचायत में किए जाएंगे। हर पंचायत के बाद फिर पंचायत समितियों में भी रखा जाएगा। फिर इनके 2 महीने में हर ब्लॉक पर एक मेगा शिविर आयोजित करते हुए इनके सर्जिकल प्रोसीजर, RCT या मोतियाबिंद के ऑपरेशन, इस तरीके के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। जंक्शन में भगत सिंह चौक के सौंदर्यकरण के बाद नगर परिषद अप टाउन में भारत माता चौक के सौंदर्यकरण कार्य में जुटी है। इस संदर्भ में निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणुमा ने विस्तार से जानकारी दी।
नगर परिषद शहर के सौंदर्यकरण के कार्य में जुटी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने बताया कि जंक्शन में भगत सिंह चौक का सौंदर्यकरण पूरा होने के बाद नगर परिषद अब टाउन में भारत माता चौक का सौंदर्यकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि टाउन में विजय थिएटर के नजदीक बनने वाले इस चौक पर रथ पर बैठी हुई माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्थित उस पार्क को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चौक पर लगाने के लिए सफेद रंग का संगमरमर इस्तेमाल में लाया जाएगा और उस पर माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि यह तिराहा अत्यंत व्यस्त रहता है, जयपुर से आवागमन के लिए भी इसी सड़क का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लाल बत्ती लगाने का भी प्रथम प्रयोग नगर परिषद यहाँ से करेगी। उन्होंने कहा कि जंक्शन की तरह टाउन भारत माता चौक पर भी एक सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तिराहे पर एक बोर्ड बनाकर वेलकम टू भटनेर नगरी लिखवाया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले लोगों को अच्छा प्रतीत हो। उन्होंने बताया कि इस चौक के निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी। भगत सिंह चौक का सौंदर्यीकरण करने के बाद अब जो टाउन में स्थित भारत माता चौक है उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 45 से लेकर 50 लाख की लागत में वो चौक तैयार होगा। वहां से जो पार्क वगैरह हैं वो हटा के वहां एक चौक को ही भव्य रूप दिया जाएगा, जिसमें व्हाइट संगमरमर की माता की मूर्ति रथ के ऊपर बैठी हुई की लगाई जाएगी। और जो कि तिराया है और एक बड़ा रोड है जो शहर में आता है, शहर से लोग जाते हैं, ये टाउन और कोला का जो रोड है, और उधर से जंक्शन की जो रोड आती है उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, वहाँ हमारा ये मन है भी रेड लाइट बत्तियां का जो है वो प्रयोग भी पहली दफा वहाँ शहर में किया जाएगा। और वहाँ जो छोटा पार्क है साइड में उसको खत्म कर दिया जाएगा ताकि जो चौक है वो खुला रहे और आवागमन जो है वो बाधित ना हो। और हमारा वहाँ एक सेल्फी पॉइंट का भी मन है, जैसे जंक्शन में किया गया है उसी चौक के साथ लगता हुआ दोनों साइड जो लोग उधर जयपुर साइड से आएंगे या पिपरा साइड से आएंगे उस पे हम ये सोच रहे हैं वेलकम टू भटनेर नगरी का एक लोगो लगा हो ताकि आने वाले लोगों को सुंदर लगे और शहर के लिए भी सुंदरता निखर के आए। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में आरोप साबित होने पर दोषी को 20 साल की सजा से दंडित किया। नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने के करीब 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी फिरोज खान और फौजी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 1,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सुनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में 3 सितम्बर 2019 को मामला दर्ज करवाया था कि 2 सितम्बर को शाम को खेत में काम करने के लिए गई थी, तभी उसका खेत पड़ोसी फिरोज खान और फौजी पुत्र अयूब खान निवासी 9 mm के ढानी में घुसाया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में आरोपी को अधिकतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। आज माननीय न्यायालय पोक्सो मानगढ़ विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मानगढ़ श्री मदन गोपाल जी आर्य ने एक मामला स्टेट वर्सेज फिरोज खान और फौजी में फैसला सुनाया। इसके तथ्य इस प्रकार है, इसमें FIR 3/9/2019 को दर्ज करवाई गई कि पीड़िता शाम को 4 बजे खेत में काम करने गई थी। वहां पे फिरोज खान और फौजी उम्र 23 वर्ष डाणी उसके खेत में घुसाया। वह पीड़िता को दबोच कर नरमे की फसल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे नशीला पदार्थ भी खिलाया, जिसका चालान पेश किया गया। अभियोजन ने 21 गवाह करवाए और 31 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसमें आज विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई। जो इस प्रकार है, धारा 447 IPC 3 माह सजा, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 सप्ताह। 363 में 3 वर्ष 500 रुपए जुर्माना। 366 में 7 वर्ष 50,000 रुपए जुर्माना। 376 व 3/4 ब्रैकेट में 2 में 20 वर्ष व 50,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,01,000 रुपए। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और राज्य सरकार की ओर से पैरवी मैंने इस तरह के फैसलों से जो नाबालिगों के प्रति अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगेगी निश्चित तौर पर, और इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं घटेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।